हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ द चैनल ऑफ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। तो इससे पहले कि आप लोग शॉक हो जाएं एक नई आवाज़ सुन के, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि आज की क्लास थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं और गोपाल सर मिल के आपको पढ़ाएंगे। हाय, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स 9th एंड 10th। आप हमारे और श्वेता मैम के साथ आज पूरे बायोलॉजी पूरे 9th के साइंस का क्लास इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे मुंह से बायोलॉजी निकल गया तो हम लोग ये बायोलॉजी पे चर्चा करने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पे क्लास 9th की जो अपडेटेड सिलेबस है जिसमें साइंस को एक्सप्लोरेशन बोला गया है और एक्सप्लोरेशन चैप्टर फर्स्ट भी आपका है, तो इस पे अच्छे से हम और मैम डिस्कस करेंगे और आप लोग इसका एंजॉय लीजिए पूरे नोट्स के साथ। और क्योंकि ये एक नई जर्नी है, एनसीईआरटी ने भी नया कुछ अपडेट किया है और चेंज हुआ है, तो हम भी कुछ नए ढंग से और नए तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं आपके साथ। तो एंजॉय करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 9th का जो साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर, नाम क्या है इसका हम पहले ये देख लेते हैं। एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। चलिए स्टार्ट किया जाए मैम की आवाज़ में। सो लेट्स बिगिन। पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले एक थरो रीडिंग करते हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपके पास हम पेश करेंगे चैप्टर के कुछ पॉइंट्स, हम डिस्कस करेंगे और बस अभी थरो रीडिंग करेंगे, समझते चलेंगे कि एनसीईआरटी क्या अलग लाया है और क्या कहना चाहता है। क्या ये बहुत टफ है? ठीक है, देखिए इसमें कुछ टफ की बात नहीं है। साइंस ने बहुत सी चीज़ों को बदला है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने आपके लिए कुछ बेस्ट ही सोचा है और हम भी आपके लिए बहुत बेस्ट सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो आप ये ध्यान देंगे कि इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंसेस ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर में ही बात होगी कि इसके पहले जब आप पढ़ते थे मिडिल क्लासेस में 6 to 8 जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें चीज़ों को आप सिर्फ जानते हैं, समझते हैं, यहीं तक आपकी स्टडी थी। लेकिन अब जब यहाँ 9th और 10th की स्टडी करने जा रहे हैं तो उसे साइंस ने ऐसा किया कि एक्सप्लोर करने के हिसाब से बनाया। जैसे अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैच में जो हम बैट से एक शॉट मारते हैं, 6 हो या 4 हो, उसकी क्या रेंज होती है, क्या स्पीड होती है, उसके बारे में अब हमको जाके एक्सप्लोर करने की बात की गई है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के जो व्हील होते हैं वो कितनी स्पीड से घूम रहे होते हैं, वो सर्कुलर मोशन जो होता है उसके बारे में एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। हम इसके पहले क्लास में पेड़ पौधे के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पेड़ को एक्सप्लोर करना है कि वो धरती के अंदर से कैसे एक्चुअली निकलता है और वो कैसे ग्रो करता है। तो यही एक्सप्लोरेशन है और इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। जो पिछले क्लासेस में हमने देखा था मिडिल क्लासेस में 6 to 8, उसी को अब एक्सप्लोर करके पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए एक एक लाइन रीडिंग करते हैं और समझते हैं। In the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work. जब आप मिडिल स्टेज में थे और साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस ने क्या आपको बताया था? साइंस आपको क्यूरियोसिटी के बारे में बता रहा था, ऑब्जर्व करने इस वर्ल्ड को क्लोजली, और आप क्वेश्चंस कर पाए चीज़ों के बारे में और ये भी समझ पाए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन इस जर्नी में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कवर करके रखा था? वी हैव डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगन विद द वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। हमने ये डिस्कवर किया कि साइंस की शुरुआत होती है वंडर से और वो केयरफुल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ग्रो करता है। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम लोगों ने ये आइडियाज़ को भी कनेक्ट किया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है और एक इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब जैसे कि हम सेकेंडरी स्टेज में एंटर कर रहे हैं तो ये जर्नी कंटिन्यू हो रही है पर एक डीप एक्सप्लोरेशन के साथ। जैसा अभी देखो मैम ने बोला ना कि हमने पिछले स्टेजेस में 6 to 8 हमने क्या पढ़ा था। हमने वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखा था कि साइंस में क्या चीज़ें हैं, हम बस उसके बारे में जान रहे थे, क्लोजली हमने समझा, ऑब्जर्व किया। लेकिन जो ही अब हम सेकेंडरी क्लास में इंटर करने जा रहे हैं, अब हम वो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम पढ़ रहे थे उसके नॉलेज को और डीप करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमको हायर क्लासेस में एंट्री करना है। सेकेंडरी क्लास में हम सेकेंडरी स्टेज में आ गए
तो दिस जर्नी कंटिन्यूज कैसे, बट विद द एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। डीप एक्सप्लोरेशन यानी उस नॉलेज को अब हम बहुत ज़्यादा डीप करने जा रहे हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे ये कह रहा है साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस। अब यहाँ सेकेंडरी स्टेज में हम क्या बात करते हैं कि साइंस सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या पता है और क्या पता होना चाहिए, बल्कि ये भी बात करता है कि हमें चीज़ें किस तरीके से पता होनी चाहिए, कैसे छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से एक बड़े मेजरमेंट का रूप ले लेती है, कैसे छोटे पैटर्न्स को हम सिंपल। मैम यहाँ एक चीज़ देख रही हैं, जैसे इसने कहा है साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, तो इसने क्या बच्चों को क्या कहना चाहा? साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, ये साइंस ऐसा नहीं है कि हम क्या जानते हैं बस इसके बारे में ही नहीं ये सीमित है, बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, यानी हम इसको कैसे जान सकते हैं ना, ऐसा कुछ कह रहा है ना कि हमें इसे मतलब हम जानते तो हैं कि क्या चीज़ है, लेकिन इसको हम चलिए अच्छे से नॉलेज लेके सीख के कुछ करके, यानी यहाँ करके सीखने की बात हो रही है ना कि क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसा है। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट, यानी कोई भी मेजरमेंट है हम इसको ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन इसको अच्छे से नपा तुला ढंग से, जैसे कोई पैमाना है, यूनिट है, मीटर है, तो ये चीज़ें हम कैसे एक एक करके देखें, उसको समझें, उसको टच करके, ऐसा कुछ साइंस बताना चाहता है। अब ना एक्सप्लोरेशन में कुछ ऐसा आ गया है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सप्लोरेशन के थ्रू बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और लर्निंग बाय डूइंग की बात भी कर रहा है एनसीईआरटी इस बार। ये कहना चाहता है कि हम सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही सीमित न रहे बच्चों, बल्कि आप एक्सपेरिमेंट्स को करके भी सीखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ से हम? हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट्स एंड हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस। कैसे मॉडल्स बिल्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एक सिंपल छोटे से मॉडल के थ्रू हम समझते हैं। हम आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, रिविजन भी करते हैं उसका, और कुछ टाइम हम डिस्कार्ड भी कर देते हैं उन आइडियाज़ को जब हमें पता होता है कि वो यूज़फुल नहीं है और उसका कोई फर्दर फ्यूचर में आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। ये कैसे पता चलता है? फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन से और डीप ऑब्जर्वेशन से। जैसे होता है ना, हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ अच्छाइयाँ निकल के आती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कुछ खराब भी हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ टेक्निक्स हमने यूज़ किया और कुछ टेक्निक्स का पता चला हमें कि ये टेक्निक इस ड्राइंग को बनाने में अच्छी नहीं है। जैसे कॉम्पास का यूज़ हर ड्राइंग में ज़रूरी नहीं है, वो आप मंडला आर्ट बना रहे हो तो वहाँ यूज़ हो सकती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए, हाँ, इसीलिए ये लिखा है समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, यानी कुछ टाइम तो हम यूज़ करते हैं लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं कुछ चीज़ों की नीड नहीं है तो उसे हटा ही देना उचित होता है ना, इन आवर सेकेंडरी स्टेज। textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us to make sense of nature, technology, and our place within them. ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन में क्या बात कर रही है कि हम नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करें और साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक आइडियाज़ को लेके चलते हुए ऐसे सेंस डेवलप करें जिससे कि टेक्नोलॉजी और नेचर को उनके अपने प्लेस पे रहते हुए हम समझ सकें। चलिए मैम, आपने इस लाइन को तो बहुत अच्छे से समझा है। अब आगे अब हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए, चलिए, टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ टेक्स्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। आगे क्या है मैम? चलिए, The page numbers have been thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass. तो इस पेज में आप ध्यान से अच्छा, देखिए। ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, मतलब ये पिक्चर जो बच्चों का दिया है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना? हाँ, इसमें एक बच्चे ने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड में जो बच्ची है उसने मैग्नीफाइंग ग्लास उसने कंपास अपने हाथ में लिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ों को डिनोट करना चाहता मैम, है? ये तीसरी बच्ची भी कुछ ली है हाथ में, आपने नोटिस नहीं किया? शायद बुक में नहीं दिया होगा। ये भी कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रही है ना? ऑब्वियसली ये लोग जो भी ऑब्जर्व करे शायद वो उसकी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हो। हाँ, तो ये करके सीखने के बारे में बात हो रहा है इस पिक्चर में। इसी चीज़ को एक्सप्लोरेशन, इस डायग्राम को बोले तो एक्सप्लोरेशन कहा जा सकता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है इसके बारे में।
तो इस बुक एक्सप्लोरेशन को बनाने का एम और अप्रोच बताना चाह रहे हैं शायद, कि इस पेज नंबर में आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास क्या सिंबलाइज कर रहा है। ये दोनों चीज़ें सिंबलाइज कर रही है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज कर रहा है कि इतना डीप ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए एक स्टूडेंट का, कि कोई ऐसी चीज़ें आप इतने ध्यान से चीज़ों पे अटेंटिव होके केयरफुली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कुछ माइन्यूट चीज़ें भी मिस ना हो। और कंपास हमें रिमाइंड कराता है कि एक्सप्लोरेशन बस ऐसे ही एमलेसली ना हो, कि आप एमलेसली वॉन्डरिंग कर रहे हो, एमलेसली कहीं भी किधर भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, बल्कि साइंटिफिक डिस्कवरीज नीड्स एन एमफुल डायरेक्शन। ओके, तो कंपास यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपसे यही कहना चाह रहा था। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये पूरा पैरा आपने कंप्लीट किया, मतलब ये वर्ड केयर पर्पस, मतलब हम इसमें ये बताना चाह रहा है कि कहीं भी स्टडी कर रहे हैं तो वो साइंस में अगर हम एक्सप्लोरेशन के थ्रू अब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टडी है वो वेस्ट ना जाए, मतलब वो किसी पर्पसफुल हो, हमारा जो स्टडी है उसमें हम कुछ करके सीख सकें, जानकारी ले सकें। चलिए ठीक है, मैम ने बताया। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। और कैसा रहा क्लास ज़रूर हमको बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज की स्टडी की जाए। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। So, the natural world is complex and studying it in full detail is often impossible. To make sense of this complexity, science uses models. अब जबकि आप जानते हो कि नेचुरल वर्ल्ड कितना कॉम्प्लेक्स है और इसको पढ़ना एकदम डिटेल में ये लगभग इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि इस बड़े से ग्लोब पे हम एक छोटे से मनुष्य हैं, बट फिर भी हम कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर चुके हैं, हम चांद पे जा चुके हैं और हमने समुद्र की गहराइयों में भी डिस्कवरीज की है। तो टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ सेंस निकालने के लिए साइंस क्या करते हैं, साइंस मॉडल्स को यूज करते हैं। हम रोकना चाहेंगे, साइंस यूजेज मॉडल आपने बोला, तो जैसे ग्लोब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरे अर्थ को स्टडी हम घूम घूम के तो करना छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम एक क्लासरूम में ग्लोब ही रख के घुमा के दिखा देते हैं। एग्जैक्टली, जैसा कि सर ने कहा कि हम ग्लोब एज अ मॉडल यूज करते हैं, यही साइंस कहना चाह रहा है, इस बुक में आपको कहना चाह रहा है कि एक्चुअली जो ग्लोब है, ग्लोब एक बड़े से अर्थ का एक छोटा सा फॉर्मेट है बस, ठीक है। जबकि आप जब ध्यान से नोटिस करोगे कि हमारी पृथ्वी पे तो बड़े बड़े पहाड़ भी है और जो छोटे बहुत सारे गर्त में समुद्र भी है, खाइयाँ भी है, बट ग्लोब तो एक स्मूथ सा सरफेस है, वहाँ पे ऐसा नहीं शो कर रहा है। और आगे की लाइंस में आप ध्यान दोगे तो इसी डिटेल को समझाया हुआ है कि एक्चुअली जो ग्लोब का स्मूथ सरफेस है हम बस उसी को लेके समझते हैं, क्योंकि वहाँ उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These are simplified ways to of looking at the real system that focus only on what is impossible, what is most important for a given question. In physics, a moving car may be represented as a single point, while in chemistry, atoms and molecules are drawn as a sphere and bonds. देखिए, फिजिक्स में अगर हम मूविंग कार डिनोट करना चाहते हैं तो हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, अगर डायरेक्शन डिनोट करना चाहते हैं तो हम एरो से डिनोट करते हैं। और सिमिलरली इन केमिस्ट्री, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अगर स्फीयर्स और बॉन्ड्स के थ्रू सिंबलाइज करना हो तो हम उस तरीके से उनका केमिकल फार्मूलाज ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में हम सेल्स और उनके डायग्राम्स को हाईलाइटिंग की पार्ट्स को बना के दिखाते हैं। ऐसी अर्थ साइंस में, अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोब का एग्जांपल हमने अभी पहले बताया उसी को यहाँ पे डिफाइन करेगा। अर्थ साइंस में अर्थ may be treated as a smooth surface sphere layered into distinct regions. Building such models involve making assumptions and deliberately ignoring the certain details. For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity. जब हम ग्रेविटी स्टडी कर रहे थे तो हम क्या समझ रहे थे, ग्रेविटी के जो भी लॉज ऑफ ग्रेविटी या फार्मूला जब भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो हमें क्या पढ़ाया हुआ है कि अगर एक भारी ऑब्जेक्ट को और अगर एक हल्के ऑब्जेक्ट को आप साथ में एक ही टाइम पे सेम पोजीशन पे ड्रॉप करते हो तो वो साथ में अर्थ को टच करेगा। क्या ऐसा होता है? क्या आप रियल लाइफ में जब इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो
कि एक्चुअली तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो भारी बॉल है और आप हल्के पेपर दोनों को साथ में अगर फेंक रहे हो तो भारी बॉल पहले गिरता है और पेपर कुछ टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके बताया होता है। और ये जो पूरा फार्मूला है, पूरा जो फिजिक्स में डिफाइन किया होता है किताबों में, उस टॉपिक को निगलेक्ट किया होता है, जो कि है एयर रेजिस्टेंस। जैसे कि मैम एक कागज़ का हम पूरा बॉल बना लें, बंच कर लें, और एक सॉलिड बॉल ले लें, छत पे जाके दोनों को फेंकते हैं। तो इस बॉल के अंदर गैसेस नहीं है, एयर स्पेस नहीं है, लेकिन इस कागज़ के अंदर एयर स्पेस है। ये दोनों आने में टाइम लेगा, टाइम तो लेगा, लेकिन कौन सा जल्दी पहुंचता है? आपने बोला ये जो बॉल है वो पहुंचेगा, कागज़ वाला नहीं पहुंचेगा। तो यही ग्रेविटी बता रहा है ना, कि जो एक्चुअली भारी है वो जल्दी से पहुंच जाएगा, जो हल्का है वो एयर रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ऐसा कुछ। ऐसा ही मैं समझाना चाह रही हूँ सर, कि रियल लाइफ में जब आप देखेंगे तो भारी वाला बॉल ऑब्वियसली पहले नीचे गिरेगा, पर फिजिक्स की बुक में जब हम ग्रेविटी पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेंगे और ग्राउंड को साथ में टच करेंगी। और वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करता है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एयर भी तो है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को गिरने में। पेपर हल्की है और एयर उसको उड़ा रहा है, और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट साथ में नहीं है। जबकि यही एक्सपेरिमेंट जब आप एक वैक्यूम कंडीशन में अगर कंडक्ट कराते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही फॉल होंगे ग्राउंड पे। कागज का बॉल लें और जो सॉलिड बॉल है, इन दोनों को हम वैक्यूम वाले में एक्सपेरिमेंट करें, दोनों को साथ में छोड़ें, तो दोनों सरफेस को डेफिनेटली सर, एक साथ टच करेगा। डेफिनेटली। और जबकि हम इन्वायरमेंट में अगर ऐसा करते हैं तो बॉल जो है सॉलिड बॉल वो पहले टच करेगा और ये कागज वाला बॉल लेट में ना। बिल्कुल, आप बच्चों से कहिए कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा लें। हाँ, ये आप कर सकते हैं, वैक्यूम में करके देख लीजिए, जहाँ पे एयर ना हो और जहाँ पे एयर हो। आई मीन जो हम छत पे से अगर एक बॉल को छोड़ते हैं और कागज के बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल जो है पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में हवाएं हैं, लेकिन एक वैक्यूम में जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ छोड़ने पे क्या होता है, यही बता रहा है कि दोनों एक साथ टच करेंगे। हाँ जी सर, बट बच्चों के लिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल होगा कि वैक्यूम वाला कंडीशन क्रिएट करना, तो वो यूट्यूब पे जाके ऐसे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। चलिए। In biology, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a function in system. अब जैसे कि फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, तो अब बारी है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हम जब भी ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं या पढ़ते हैं कि हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, तो हम बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के फंक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग और उनके सिस्टम को अच्छे से समझ पाए। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, जबकि उन छोटे सेल को इग्नोर करना कोई मिस्टेक नहीं है, जबकि चीज़ों को थोड़ा इजी बनाने के लिए। कि पिछली क्लासेस में, मिडिल स्टडीज़ में आपकी चीज़ों को इजी बनाने के लिए वो सब चीज़ें थी, और यहाँ पे जब आप सेकेंडरी स्टेज में एंटर कर रहे हो तो उन चीज़ों को और डीपली एक्सप्लोर कर पाओ और आंसर्स ढूंढ पाओ कि आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या खोजना चाह रहे हो। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मतलब हम इसमें क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे हमने क्रिकेट का बिना पढ़े एग्जाम्पल बोला था, तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया भी है मैम, ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिकेट शॉट के बारे में। थिंक हमने बता भी दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है एक क्रिकेट शॉट। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड? व्हाट वुड यू इग्नोर? चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक क्रिकेट बॉल हिट किया जा रहा है और उसने 6 स्कोर किया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन पे आपको एक सिंपल मॉडल बनाने को अगर कहा जाए तो आप किन डिटेल्स को ऑब्जर्व करोगे, इंक्लूड करोगे अपने मॉडल में, और किस चीज़ों को आप इग्नोर कर दोगे? तो आंसर यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझना चाह रहा है, पहले तो आप खुद ही अपने दिमाग में थोड़ा सा एनालिसिस करो कि आप क्या चीज़ें इग्नोर करोगे और क्या चीज़ें आप कौन सी डिटेल इंक्लूड करोगे। फिर आप अगर वीडियो को पॉज करना चाहो तो कर लो। अब मेरे साथ आगे बढ़ो। वी मस्ट आस्क, हमें ज़रूर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट द हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट? ओके, फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट, the color of the ball, the amount of the grass on the field will make no difference, obviously.
कि बैट का ब्रांड, कलर ऑफ द बॉल और ग्रास कितने हैं फील्ड में, ये सब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर एक क्रिकेटर ने सिक्सर मारा है, छक्का मारा है, तो ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे कितने ग्रासेस हैं फील्ड में, बैट का ब्रांड कौन सा है, चाहे वो बात कर लें कि MRF का है या फिर किसी और का है, ये डिपेंड वो नहीं करता है मैटर। ना तो बॉल के कलर मैटर करते हैं, चाहे वाइट हो चाहे पिंक हो, क्योंकि वाइट टेस्ट के लिए होता है और पिंक वनडे के लिए होता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से कलर से खेल रहे हैं कि वो शॉट 6 ही जाएगा। ग्रास डिपेंड नहीं करता है इस पे, आप कैसा शॉट दे रहे हो जाने के लिए ये मैटर करता है। ऑब्वियसली अगर आप एक मॉडल बना रहे हो तो ये चीज़ें शायद सेकेंडरी होंगी, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। पर इफेक्ट क्या चीज़ें डालेंगी कि स्पीड कितनी है बॉल की, मास कितना था बॉल का, और किस डायरेक्शन में बॉल को हिट किया गया। These are the very important details that you should not ignore. Air resistance, the spin of the ball, and the stitching of the threads at the seam have smaller effects that can be ignored in a simple model. As we build more and more complex model, we add extra detail for a greater accuracy. मतलब इस मॉडल में ये कहा जा सकता है कि मतलब वो 6 अगर लगा है तो मैटर करता है कि वो बॉल कैसी है, वो सॉलिड है, कितना वजन है उस बॉल का, वेट कैसा है, बैट का वेट कैसा है, और ये शॉट कितनी तेजी से मारा गया है। यस सर। बॉल और की स्पीड कितनी है कि कितने स्पीड से कितनी तेजी से ये जा सकता है, किस डायरेक्शन में मारा गया है। यस सर, और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना चाहते हो। अगर आप और कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम और एक्स्ट्रा डिटेल्स ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये मॉडल आप बच्चे लोग देखिएगा, ये वीडियो हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ये मॉडल आप लोग देखिएगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और अगला लेक्चर आप लोगों को और अच्छे से डिस्कस करके बताया जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर पूरे चैप्टर का आपको अब चाहिए तो हम और मैम मिल के क्लास को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ने और पढ़ाने में जो मज़ा आता है वो आप खुद ही समझेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैम कुछ बताइए आप भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अच्छा, मैम थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, ये स्टार्टिंग था अभी हम लोगों का, इसलिए हमने इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन अगले टाइम से अगर वीडियो आपको मिलेगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट करके आप बताइए, हम लोग पूरे लेक्चर को एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक चैप्टर एक एक दिन में ख़त्म होगा। आप लोग आसानी से क्लास 9th और 10th पढ़ने वाले हैं हम दोनों के साथ, श्वेता मैम और गोपाल सर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।